हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं अनिल रावत, लेक्चर बायोलॉजी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अनंगपुर फरीदाबाद, आप सभी का स्वागत करता हूं एजुसेट के इस टेलीकास्ट में। बच्चों, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 12th बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। ये इसका सेकेंड लेक्चर है बच्चों। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्गेनिज्म के बारे में, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और एबायोटिक कंपोनेंट्स का क्या इफेक्ट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर, उसके बारे में स्टडी करी। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एडेप्टेशंस क्या होती हैं, पॉपुलेशंस के बारे में स्टडी करेंगे, पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स मतलब कौन कौन से करेक्टर्स होते हैं जो केवल पॉपुलेशन के पास होते हैं, इंडिविजुअल जो होता है वो उन करेक्टर्स को शो नहीं करता है। इसमें हम पढ़ेंगे बर्थ रेट क्या होता है, डेथ रेट, सेक्स रेशो एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। ये सारे करेक्टर्स किसी भी पॉपुलेशन के लिए हम डिस्क्राइब करते हैं, इंडिविजुअल के लिए डिस्क्राइब नहीं करते हैं। उसके बाद है पॉपुलेशन ग्रोथ की पॉपुलेशन ग्रोथ करती है, जिसमें हम पढ़ते हैं नेटिलिटी के बारे में, मोर्टलिटी के बारे में, इमाइग्रेशन एंड ई माइग्रेशन के बारे में। चलो स्टार्ट करें बच्चों। एडेप्टेशंस क्या होती है, लास्ट लेक्चर में भी हमने जाना कोई भी इंडिविजुअल है उसके जो भी एडवर्स हैबिटेट होता है और जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उसके लिए अपने आप को वो अडेप्ट करता है ताकि वो सरवाइव कर सके, उसकी नेक्स्ट जनरेशन सरवाइव कर सके, उसे कहते हैं अडेप्टेशन। तो अडेप्टेशंस आर मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरिकल attributes that enables the organisms to survive and reproduce in its habitat। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस करे, ये सब अलग अलग है बच्चों, मॉर्फोलॉजिकल चेंज करे या अपनी फिजियोलॉजी में कोई बदलाव लाए या अपने बिहेवियर में बदलाव लाए ताकि वो अच्छे से अपने हैबिटेट के अंदर रह पाए, सरवाइव कर पाए और रिप्रोड्यूस कर पाए, ये अडेप्टेशन कहलाता है। कुछ अडेप्टेशंस ऐसे होते हैं जब इवोल्यूशन के टाइम पे काफी लंबे टाइम तक रहने के कारण जो भी उनकी जेनेटिक्स है या जो उसका जीनोम है उसमें फिक्स हो जाते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में वो ट्रांसमिट हो जाते हैं। ये एग्जांपल्स हैं, देखिए ये प्लांट है जो कि पाया जाता है डेजर्ट्स में, तो ये अपने आप को अडेप्ट कर लेता है उस पर्यावरण के लिए। ये सारे पिक्चर्स आपको दिखा रखे हैं जो एडेप्टेशंस कहीं ना कहीं शो कर रहे हैं, डिटेल में पढ़ते हैं इनके बारे में। पहला पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस क्या होती है, कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी मॉर्फोलॉजी में कैसे बदलाव लाता है कि एडवर्स कंडीशंस में वो सरवाइव कर पाए। तो इसका पहला एग्जांपल है बच्चों एडेप्टेशंस ऑफ कंगारू रैट। कंगारू रैट जो होता है वो काफ़ी हैर्स कंडीशंस होती हैं, पाया जाता है नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स में, और वहाँ पे वाटर की स्केर्सिटी रहती है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो उस एडवर्स कंडीशंस में कंगारू रैट अपने आप को कैसे सरवाइव कर पाता है, ये क्या क्या अपनी बॉडी में क्या क्या अडेप्टेशंस कर पाता है। देखिए सबसे पहले है कि पानी कम होगा डेजर्ट के अंदर, तो पानी की कमी को कैसे पूरा करेगा, इट मीटिंग ऑल इट्स वाटर रिक्वायरमेंट्स थ्रू इट्स इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन इन विच वाटर इज बाई प्रोडक्ट। इन्वायरमेंट में पानी है नहीं, पानी की कमी को पूरा करने के लिए जो इसका मैकेनिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म होता है जिसमें फैट ऑक्सीडाइज होता है और फैट के ऑक्सीडेशन से वाटर प्रोड्यूस होता है, उस वाटर को अपनी नीड के लिए अपनी जरूरत पूरा करता है उस वाटर के द्वारा। ठीक है, तो ये एक एडेप्टेशन होगी कि फैट ऑक्सीडाइज हुआ, उसे वाटर मिला और उस वाटर का उसने यूज किया। सेकंड क्या है बच्चों, इट आल्सो हैज द एबिलिटी टू कंसंट्रेट इट्स यूरिन सो दैट मिनिमल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज टू बी यूज टू रिमूव इन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। अब ये अपने यूरिन को कंसंट्रेट करता रहता है ताकि जो पानी की वेस्टेज है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को निकालने के लिए वो कम से कम चाहिए।
तो ये दो एडेप्टेशन होती है कंगारू रेट में, ताकि पानी की जो स्केरिसिटी है उसको ये मेंटेन कर पाए। क्लियर। नेक्स्ट मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन हम देखते हैं, एडेप्टेशन ऑफ डेजर्ट प्लांट। जो प्लांट्स डेजर्ट्स में पाए जाते हैं, जहाँ पे पानी बिल्कुल कम है, कंडीशंस बहुत एडवर्स हैं, तो वो अपने आप को कैसे अडेप्ट कर पाते हैं, क्या क्या मॉडिफिकेशंस होते हैं। पहला है डेजर्ट प्लांट्स हैव थिक क्यूटिकल। थिक क्यूटिकल होती है उनकी लीफ सरफेसेस पे। मान लो इसकी जो लीफ है, इसके ऊपर जो सबसे ऊपर की परत होती है इसे क्यूटिकल कहा जाता है। अगर मैं इसका इस तरह से डायग्राम बनाऊं, ये ऊपर की परत जिसको कहा जाता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर हो जाती है मोटी सी, जिसे कहा जाता है क्यूटिकल। और ये क्यूटिकल लेयर क्या करती है, ये है क्यूटिकल, एक मोटी सी लेयर इसके ऊपर क्यूटिकल। और ये क्यूटिकल इसको एक्सट्रीम टेम्परेचर से, वाटर के इवेपोरेशन या ट्रांसपिरेशन से सरवाइव करती है, ताकि हाई टेम्परेचर से जो सेल्स है प्लांट्स की वो डिस्ट्रॉय ना हो। तो एक क्यूटिकल का फंक्शन होता है। सेकेंड हम देखते हैं कि जो इनको स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा क्या होते हैं, जो इनकी एपिडर्मिस होती है, इसमें पॉइंट्स होते हैं, कुछ ओपनिंग्स होती हैं जहां से एक्सचेंज होता है पानी का। मान लो ये कहा मैंने स्टोमेटा, वाटर एयर का ट्रांसपोर्ट होता है, वो स्टोमेटा कहलाते हैं। तो स्टोमेटा जो होते हैं इनके, वो संकन होते हैं। संकन का मतलब क्या होते हैं, वो ज्यादा इनसाइड होते हैं। ये आप एक डायग्राम देख पा रहे हो, ये एपिडर्मिस के ज्यादा अंदर घुसे हुए होते हैं, इन्हें कहा जाता है संकन स्टोमेटा। संकन स्टोमेटा से क्या होगा, स्टोमेटा काफी अंदर होंगे एपिडर्मिस के। ये मान लो एपिडर्मिस है, क्यूटिकल, ये एपिडर्मिस, इसके अंदर घुसे होते हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा अंदर होंगे तो ट्रांसपिरेशन होगा या गैस का एक्सचेंज होगा, या मेनली ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपिरेशन होता है पानी का, वो कम से कम होता है। तो संकन स्टोमेटा क्या करते हैं, वाटर ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस कर देते हैं ताकि पानी का लॉस कम से कम हो। सेकेंड एडेप्टेशन हो गई है। इसके अलावा क्या करते हैं, दे हैव आल्सो स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे, जिसको कहा जाता है CAM, कैल्कुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। इसको हम 11th क्लास में पढ़ते हैं। दैट अनेबल्स द स्टोमेटा टू रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द डे टाइम। जो CAM प्लांट्स होते हैं बच्चों, CAM प्लांट्स, उसमें क्या होता है, डे टाइम के दौरान उनके जो स्टोमेटा होते हैं वो क्लोज होते हैं। अब स्टोमेटा क्लोज होंगे, अब इसको फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए, CO2 चाहिए। अब स्टोमेटा तो क्लोज है, स्टोमेटा क्लोज है तो प्लांट के अंदर CO2 गैस नहीं जाएगी, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होनी चाहिए। पर ये प्लांट जो होते हैं CAM प्लांट्स, इनमें स्पेशल मॉडिफिकेशन हो जाती है कि जो रेस्पिरेशन प्रक्रिया उनके अंदर होती है, रेस्पिरेशन, उसके अंदर रेस्पिरेशन होता है। और रेस्पिरेशन की आपको पता है कौन सी गैस पैदा होती है, CO2। जो रेस्पिरेशन में CO2 गैस पैदा हुई, उस CO2 का उपयोग करते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए CO2 चाहिए थी, और वो CO2 कहां से ले ली इन्होंने, रेस्पिरेशन से ले ली। तो स्टोमेटा चाहे दिन में क्लोज रहे, पर ये फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को करते रहते हैं। तो स्टोमेटा दिन में क्लोज रहेंगे तो ट्रांसपिरेशन पानी का कम से कम होगा, नंबर 1। और दूसरा, इनकी इस CAM प्लांट्स की जो एडेप्टेशन है कि वो कम CO2 में या रेस्पिरेशन से जो CO2 पैदा होती है उससे भी फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। तो ये प्लांट्स एडवर्स कंडीशंस में भी अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं। थर्ड है, नेक्स्ट है, डेजर्ट प्लांट्स लाइक ओपेंशिया लीव्स रिड्यूस टू स्पाइन एंड फोटोसिंथेटिक फंक्शंस इज टेकन बाय द फ्लैटेंड स्टेम। अब ओपेंशिया का जो पौधा होता है उसमें क्या होता है कि जो उनके लीव्स होते हैं वो स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये देख रहे हैं आप, छोटे छोटे यहाँ पे स्पाइन्स है, स्पाइन है, यहाँ पे ये स्पाइन्स होते हैं, ये स्पाइन है यहाँ पे दिखा रखा जो, और स्पाइन में लीव कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो इनका स्टेम होता है, ये जो दिख रहा है आपको फ्लैटेंड पार्ट दिख रहा है, ये स्टेम पार्ट है। और जो स्टेम होता है वो स्टेम फंक्शन करता है फोटोसिंथेसिस करने का। तो लीफ अगर स्पाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे तो बिल्कुल पानी का जो लॉस है ट्रांसपिरेशन के रूप में जो होता है वो कम से कम होगा या बिल्कुल नहीं होगा। और जो फोटोसिंथेसिस करने का काम लीफ करते हैं वो काम ये स्टेम करते हैं। जो फ्लैटेंड दिख रहा है आपको, स्टेम होते हैं, और ये स्टेम है जो कि फ्लैटेंड हो जाते हैं, ग्रीन हो जाते हैं, और ये ग्रीन स्टेम फोटोसिंथेसिस का काम कर लेते हैं।
तो बेटा ये अडेप्टेशंस थी उन प्लांट्स की जो डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। तो सीधे सीधे क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाता है कि राइट अबाउट अडेप्टेशंस ऑफ प्लांट्स विच आर फाउंड इन डेजर्ट्स। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम एडेप्टेशंस ऑफ मैमल्स, कि जो मैमल्स होते हैं उनमें क्या क्या एडेप्टेशंस होती हैं। मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन की हम बात करते हैं। मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस। अब जो एनिमल्स, जो मैमल्स मेनली कोल्डर क्लाइमेट के अंदर पाए जाते हैं, जहां पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, वहां पे हीट का लॉस सबसे ज्यादा होगा। तो हीट के लॉस को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, उनके अंदर ये अडेप्टेशन होती है कि उनके जो कि ईयर्स होते हैं या लिम्स होते हैं वो शॉर्टर हो जाते हैं। और शॉर्टर होंगे तो क्या होगा, हीट का लॉस कम से कम होगा, क्योंकि जितना ज्यादा एरिया होगा उतना हीट का लॉस ज्यादा होगा। अब अपने ईयर्स को, लिम्स को अगर शॉर्टर कर लेंगे तो उससे एरिया, सरफेस एरिया जो होता है वो रिड्यूस हो जाएगा और हीट का जो लॉस होगा वो मिनिमाइज हो जाता है। और इसी को कहते हैं एलेंस रूल। तो क्वेश्चन पूछा जाता है एलेंस रूल क्या है, तो एलेंस रूल आप बता पाएंगे। एक डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ये नॉर्मल एक रैबिट है, इसके ईयर्स देखो काफी लंबे हैं, ये एक नॉर्मल है वोल्फ। पर जो कोल्डर क्लाइमेट्स में पाए जाते हैं, इसका आप देख पा रहे हो कि इनके जो ईयर्स हैं वो काफी रिड्यूस हो जाते हैं। और रिड्यूस होने का फायदा क्या होगा, सरफेस एरिया घट जाता है, कम हो जाता है, एंड इट इज कॉल्ड एलेंस रूल। सेकेंड, इन द पोलर सीज एक्वेटिक मैमल्स लाइक सील, ये एक एक्वेटिक मैमल है सील, जो कि पानी के अंदर पाया जाता है, जहां पे टेम्परेचर बहुत कम भी होता है, पोलर एरियाज में पाया जाता है, नॉर्मली सीज में भी पाया जाता है। पर जो पोलर एरियाज में सील पाए जाते हैं उसमें क्या मॉडिफिकेशंस होती हैं या क्या एडेप्टेशंस होती हैं, दे हैव ए थिक लेयर ऑफ फैट, इट इज कॉल्ड ब्लबर। उनकी बॉडी के अंदर जो स्किन होती है, फैट की एक एक्स्ट्रा थिक लेयर होती है जिसको ब्लबर कहते हैं। और ये फैट की लेयर क्या करती है, इट एक्ट एज एन इंसुलेटर एंड रिड्यूस लॉस ऑफ बॉडी हीट। ये जो ब्लबर होता है ये इंसुलेटर का काम करता है और हीट के लॉस को रोक देता है, कम कर देता है। देखिए सील है ये। अब इस सील में क्या हुआ कि जो सील है इसकी अगर ये सील, अगर इसकी बॉडी को देखा जाए, यहां पे आप देख रहे हो ये ऊपर की स्किन है, स्किन के नीचे जो मोटा सा देख रहे हो ये फैट की लेयर है, थिक लेयर होती है, ये थिक लेयर है, इसे कहा जाता है ब्लबर। और ये ब्लबर इंसुलेटर की तरह काम करती है, हीट के लॉस को रोक देती है। तो एडेप्टेशंस हैं मैमल्स के द्वारा जो कि अपने आप को सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। अब पढ़ते हैं फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल एडेप्टेशंस। बच्चों इससे पहले जो पढ़ा था वो था मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस। अब पढ़ते हैं फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल एडेप्टेशंस, कि एनिमल्स ने अपनी फिजियोलॉजी में परमानेंट या उसके केमिकल्स में क्या क्या एडेप्टेशंस किया ताकि वो सरवाइव कर पाए। देखिए इसमें पढ़ते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होती है। एट हाई एल्टीट्यूड प्लेसेस मोर देन 3500 मीटर, जैसे कि रोहतांग पास है नियर मनाली एंड ले, वी सफर एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होता है, जब भी कभी हम पहाड़ों पे ऊंचाई पे जाते हैं, जैसे कि रोहतांग पास जो कि 3500 मीटर ऊंचाई पे है सी लेवल से, या लेह में जाते हैं, वहां पे हमें एल्टीट्यूड सिकनेस फील होता है। एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या है कि हमें वहां जाने पे घुटन होने लगती है, नौसिया, हम थकावट महसूस करते हैं, और जो हार्ट है हमारा उसकी बीट बढ़ जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। ये हम महसूस करते हैं जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, चाहे वो रोहतांग पास हो या फिर ले हो। और ऐसा होता क्यों है, क्यों हमें एल्टीट्यूड सिकनेस होती है, ये इसलिए होता है बच्चों कि जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफी कम हो जाता है, और जो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन भी काफी रिड्यूस रहती है, काफी कम ऑक्सीजन रहती है। तो हमें ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए काफी कम ऑक्सीजन मिलती है। कम ऑक्सीजन मिलती है तो हमें चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, हम थकावट महसूस करते हैं, या हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है। दो पिक्चर है जिसमें आप देख पा रहे हो। अब ये
एल्टीट्यूड सिकनेस क्या परमानेंट रहती है या हमारी बॉडी इसके लिए कुछ करती है? तो देखते हैं। द बॉडी कंपनसेट लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बाय इंक्रीजिंग रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन। क्या क्या करती है हमारी बॉडी? सबसे पहले कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाना चाहिए, और ऑक्सीजन कौन लेके जाता है? रेड ब्लड सेल्स लेके जाती हैं। तो हमारी बॉडी क्या करती है? जो आरबीसीज होती हैं उनके प्रोडक्शन को बढ़ा देती है, ताकि ज्यादा आरबीसी होंगी तो वो ज्यादा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर पाएंगी। सेकेंडली क्या करती हैं? डिक्रीजिंग द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ने की शक्ति है उसको घटा देती हैं, ताकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन जहां भी रिक्वायर्ड है वहां ट्रांसपोर्ट करे, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से हट जाए, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट बेटर हो पाए। थर्ड क्या करते हैं? इंक्रीजिंग ब्रीदिंग रेट। जो हमारा ब्रीदिंग रेट है वो ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाता है। अब ब्रीदिंग रेट ज्यादा होगा तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन भी ज्यादा जा पाएगी। तो बेटा ये 3 एडेप्टेशंस हो पाते हैं, बॉडी करती है इस ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए, ये जो एल्टीट्यूड सिकनेस है उसको दूर करने के लिए। Many tribes live in high altitude of Himalayas. Find out they normally have higher red blood cells count or total hemoglobin than people living plains. तो कुछ ट्राइब्स, कुछ लोग या जो जनजातियां हैं जो कि हिमालय पे हाई ऊंचाई पे रहती हैं, हाई एल्टीट्यूड पे रहती हैं, उनकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी क्या होता है? जो आरबीसीज होती हैं या हीमोग्लोबिन काउंट होता है वो नॉर्मली ज्यादा होता है उन लोगों की अपेक्षा में जो प्लेन्स में रहते हैं, जो समतल नीचे रहते हैं, पहाड़ियों पे नहीं रहते, उन लोगों की अपेक्षा में, तुलना में आरबीसी काउंट उन लोगों का ज्यादा रहता है जो हिमालयास के हाई एल्टीट्यूड पर रहते हैं। तो ये उनकी बॉडी का एडेप्टेशंस है, ताकि उनकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपरली हो पाए। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा, Archaebacteria that flourish in hot springs and deep sea hydrothermal vents where temperature far exceed 100 डिग्री। आर्कीबैक्टीरिया जो होता है ऐसी जगह पे पाया जाता है या रह सकता है जहां पर टेम्परेचर 100 डिग्री से भी ज्यादा होता है। नॉर्मली इतने हाई टेम्परेचर पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कोई भी एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाता है, बट आर्कीबैक्टीरिया ऐसा क्या करता है कि इस हार्श कंडीशंस में भी सरवाइव कर लेता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मैनी फिशेस थ्राइव इन एंटार्क्टिक वाटर्स वेयर टेम्परेचर इज ऑलवेज बिलो जीरो। कुछ फिशेस हैं और वो फिशेस पाई जाती हैं एंटार्क्टिक रीजन्स में, पोलर रीजन्स में, जहां टेम्परेचर जीरो से भी काफी नीचे रहता है। तो इतने कम टेम्परेचर पे ये कैसे सरवाइव करती हैं? थर्ड एग्जांपल लेते हैं कि कुछ मैराइन इनवर्टिब्रेट या फिशेस होती हैं जो हाई डेप्थ में पाई जाती हैं ओशियंस के अंदर, और वो डेप्थ जो होती है और डेप्थ ज्यादा होगी तो क्या होगा? जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक नॉर्मल प्रेशर से 100 टाइम्स ज्यादा हो सकता है। तो इतने हाई प्रेशर को कैसे टॉलरेट कर पाते हैं? तो ये 3 क्वेश्चंस हैं जो 3 एग्जांपल्स में हमने पढ़े, चाहे वो आर्कीबैक्टीरिया हो, चाहे वो फिशेस हो जो पोलर एरिया में पाए जाते हैं, या फिर वो फिशेस या इन्वर्टिब्रेट्स हों जो कि ओशियंस के अंदर हाई डेप्थ पे पाए जाते हैं। ये सभी अपने आप को उस एनवायरमेंटल कंडीशंस में सरवाइव करने के लिए अपनी बॉडी के अंदर एडेप्टेशंस करते हैं, कुछ एंजाइम्स, कुछ प्रोटीन्स बना लेते हैं ताकि वो इस कंडीशंस में सरवाइव कर पाएं। तो ये सारे कैसे एडेप्टेशंस हो गए? बायोकेमिकल एडेप्टेशंस हुए, कुछ प्रोटीन जो कि इनको सरवाइव करने में हेल्प करती हैं। तो ये कहलाए बायोकेमिकल एडेप्टेशंस। अब है बेटा बिहेवियरल एडेप्टेशन। हमने पढ़ा कि बायोकेमिकल एडेप्टेशन, मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। अब है बिहेवियरल एडेप्टेशन। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बायोलॉजिकली या मॉर्फोलॉजिकली या मैं कहूं कि केमिकली अडेप्ट नहीं कर पाते, तो वो अपने बिहेवियर में बदलाव लाते हैं उस कंडीशन में जो भी इनका हैबिटेट है सरवाइव करने के लिए। डेजर्ट लिजर्ड्स मैनेज टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर फेयरली कांस्टेंट बाय बिहेवियरल मींस।
जो डेजर्ट में पाए जाने वाले लिजार्ड्स है वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अपना बिहेवियर में जो उनका बदलाव करती हैं, क्या करते हैं, दे बास्क इन द सन एंड एब्सॉर्ब हीट व्हेन देयर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो द कंफर्ट जोन। अगर उनके बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, जो कि नॉर्मल होना चाहिए, उससे भी घट जाता है, तो क्या करते हैं वो सन के अंदर चले जाते हैं, और सन से जाएंगे तो क्या होगा, उनको बॉडी को हीट मिलती है। ये पिक्चर आपको दिखा रखी है कि जब भी बॉडी का टेम्परेचर कम हुआ तो वो सन के अंदर जाते हैं, सूर्य के प्रकाश को लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं उनकी बॉडी, ताकि उनकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब क्या हुआ, जब बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या करते हैं, बट मूव्स इनटू शेड व्हेन एम्बिएंट टेम्परेचर स्टार्ट इंक्रीजिंग। जो बॉडी का टेम्परेचर जितना होना चाहिए उससे टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया, अगर अंडर सन रहेंगे टेम्परेचर हीट लगेगी, ज्यादा बढ़ेगा, तो क्या करेंगे, वो शेड में चले जाते हैं, छाया में चले जाते हैं, ताकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रह पाए। तो ये अपने बिहेवियर में बदलाव लाया। उनको अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना था तो वो धूप में चले गए, बॉडी का टेम्परेचर कम करना था छाया में चले गए। ठीक है। सेकंड क्या होता है, सम स्पीसीज आर कैपेबल ऑफ burrowing इनटू द सॉइल टू हाइड एंड एस्केप फ्रॉम अबव ग्राउंड हीट। गर्मी बहुत ज्यादा है तो कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, वो बरो खोद लेते हैं या गड्ढे खोद लेते हैं और गर्मी से बचने के लिए गड्ढों के अंदर चले जाते हैं, ताकि वहां पे उनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रह पाए। तो ये दोनों एग्जांपल्स कैसे थे, बिहेवियरल एडेप्टेशंस के एग्जांपल्स थे। अब पढ़ते हैं बच्चे, पॉपुलेशन क्या होता है। हमने एक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा, अब पढ़ते हैं पॉपुलेशन किसे कहते हैं। तो पॉपुलेशन होता है, ए पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज लिविंग इन ए वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरियाज, शेयर और कंपीट फॉर सिमिलर रिसोर्सेज एंड पोटेंशियली इंटरब्रीड, उसे कहते हैं पॉपुलेशन। तो उन इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप जिनकी स्पीसीज एक जैसी है, एक जैसे ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हैं, आपस में कंपीट करते हैं रिक्वायरमेंट्स के लिए और आपस में इंटरब्रीड करते हैं, उसे कहा जाता है पॉपुलेशन। क्लियर है। ऑल, इसका एग्जांपल्स हैं, ऑल द कॉर्मोरेंट्स इन वेटलैंड्स, रैट्स इन ड्वेलिंग, जो रैट्स होते हैं वो, टीकवुड ट्रीज in a forest tract, bacteria in a culture plate and lotus plants in a pond are example of population। चाहे वो वेटलैंड से पाए जाने वाले कॉर्मोरेंट्स हो, रैट्स हो, एक कल्चर प्लेट के अंदर बैक्टीरिया हो बहुत सारे, या एक फॉरेस्ट के अंदर टीक के प्लांट हो, या एक पॉन्ड के अंदर लोटस के प्लांट्स हो, और वो सारे कॉमनली क्या कहलाते हैं, एक पॉपुलेशन कहलाते हैं। अब एक क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है, एक बात यहां पे लिखा हुआ है, इंटरब्रीड। तो क्या जो एनिमल्स आपस में इंटरब्रीड करते हैं, या मैं कहूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, वही क्या पॉपुलेशन का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां पे मैं क्लियर करना चाहता हूं कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद भी अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा देते हैं, नंबर्स बढ़ा देते हैं, पॉपुलेशन की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे ये बात क्लियर होगी कि पॉपुलेशन फॉर्मेशन के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इतना ही फेवरेबल है, कि एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा वो भी पॉपुलेशन की फॉर्मेशन करेंगे। अब पॉपुलेशन एट्रीब्यूट क्या होता है, देखिए कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो केवल पॉपुलेशन शो करती है, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म शो नहीं करता है। और कौन कौन से कैरेक्टर्स है वो, जैसे बर्थ रेट, कि कितने ऑर्गेनिजम्स ने नया जन्म लिया, बर्थ हुआ, वो कहलाता है बर्थ रेट। डेथ रेट, कितने ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो गई। तो बर्थ रेट हो, डेथ रेट हो, ये केवल हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तब तो बात समझ में आती है, एक इंडिविजुअल के लिए बर्थ रेट और डेथ रेट काउंट नहीं होता है। सेक्स रेशियो, कि कुछ पॉपुलेशन है, ऑर्गेनिज्म है, उसमें कितने मेल है कितने फीमेल हैं, सेक्स रेशियो। एज पैरामिड, कि एज ग्रुप के लोग कितने कितने पॉपुलेशन के अंदर है। एंड पॉपुलेशन डेंसिटी,
कि जो पॉपुलेशन है उसमें क्या डेंसिटी है, क्या नंबर है, या साइज है, बायोमास है। तो ये सारे जो करेक्टर्स हैं बेटा, ये पॉपुलेशन के लिए काउंट होते हैं, इंडिविजुअल के लिए काउंट नहीं होते, इसलिए कहा जाता है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट, बर्थ रेट क्या होता है? बर्थ रेट रेफर्स टू पर कैपिटा बर्थ, कि जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें कितनी परसेंटेज नए बर्थ्स की हुई है, उसे कहा जाता है पर कैपिटा बर्थ। द रेट हैंस एक्सप्रेस अ चेंज इन नंबर्स इंक्रीज और डिक्रीज विद रेस्पेक्ट टू मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन है उसके मेंबर्स कितने इंक्रीज हुए बर्थ के द्वारा, वो कहलाता है बर्थ रेट। एग्जाम्पल क्या है? देखिए, एक पॉन्ड है जिसमें 20 प्लांट्स थे लोटस के, 20 लोटस प्लांट्स थे लास्ट ईयर, ठीक है जी। और उनमें रिप्रोडक्शन हुआ और रिप्रोडक्शन के बाद 8 नए प्लांट ऐड हो गए एक साल में। क्लियर है? 20 प्लांट्स पहले थे, 8 प्लांट रिप्रोडक्शन से नए पैदा हो गए, ऐड हो गए। टोटल काउंट कितना हो गया? 28। 20 पहले थे, 8 और ऐड हो गए, 28 हो गए। तो बर्थ रेट क्या होगा? बर्थ रेट होगा, पहले 20 थे, 28 नए हो गए, तो 8 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू 0.4। तो ये 0.4 जो है बेटा, ये इतने ऑफस्प्रिंग्स या कहूं लोटस के प्लांट्स पर ईयर ऐड हुए, तो ये कहलाएगा 0.4 बर्थ रेट, कि कितनी पॉपुलेशन में कितने ऐड हो गए, वो बर्थ रेट कहलाता है। जैसे बर्थ रेट है वैसे ही होता है डेथ रेट। डेथ रेट का मतलब है पर कैपिटा डेथ, कि जो पॉपुलेशन थी उसमें से कितने ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई, कितनी पॉपुलेशन घट गई, वो पर कैपिटा डेथ कहलाता है। द रेट एक्सप्रेस अ चेंज इन नंबर मेनली डिक्रीज बात करते हैं, उसे कहते हैं डेथ रेट, की पॉपुलेशन जो थी उसमें कितने ऑर्गेनिज्म या कितने इंडिविजुअल्स घट गए, डेथ हो गई, जिससे पॉपुलेशन कम हुई, वो डेथ रेट कहलाता है। एग्जांपल देखते हैं कि कोई पॉपुलेशन है, 40 फ्रूट फ्लाई हैं, उसमें से जो 4 हैं इंडिविजुअल्स, उनकी डेथ हो गई। भाई पॉपुलेशन जो है लेबोरेटरी में वो 40 थी फ्रूट फ्लाइज की, उसमें से 4 फ्रूट फ्लाइज की डेथ हो गई। तो डेथ रेट या क्या होगा? ये डेथ होती है पर वीक, एक वीक की हम बात कर रहे हैं। तो डेथ रेट क्या होगा? 40 कुल पॉपुलेशन थी, 4 की डेथ हो गई, तो डेथ रेट जैसे हमने बर्थ रेट निकाला वैसे ही होगा, 4 डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल टू 0.1। 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक कम हुए, ये कहलाता है डेथ रेट। समझ में आ गया कि जितने डेथ हुई कुल कितने थे, उसको डिवाइड कर देंगे तो डेथ रेट निकल जाएगा। सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो जैसे मैंने कहा, सिंगल ऑर्गेनिज्म के लिए सेक्स रेशियो तो काम नहीं आती, हम याद करेंगे मेल है या फीमेल है। रेशियो कब यूज होता है? जब पॉपुलेशन होती है, इंडिविजुअल्स ज्यादा होते हैं, हम कहते हैं कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं किसी भी पॉपुलेशन के अंदर, वो कहलाता है सेक्स रेशियो। एग्जाम्पल है कि मैं कहूं कि एक पॉपुलेशन है उसमें 60% जो पॉपुलेशन है उसमें फीमेल की है और 40% जो पॉपुलेशन है वो मेल की है, तो ये सेक्स रेशियो कहलाता है। जैसे आपकी क्लास की बात करते हैं, मान लो आपकी क्लास में स्टूडेंट्स की संख्या 60 है, 60 स्टूडेंट्स आपकी क्लास में है, और 60 स्टूडेंट में से मैं कहूं कितनी फीमेल है, तो आप 35 फीमेल हो गई, ठीक है, और 25 हो गए मेल। तो ये होता है जो 25 और 35, ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया सेक्स रेशियो, मेल और फीमेल का हो गया सेक्स रेशियो। क्लियर है? तो ये सेक्स रेशियो भी पॉपुलेशन के लिए हम काउंट करते हैं। नेक्स्ट है एज पैरामिड। क्या होता है? देखो, कोई भी पॉपुलेशन है किसी भी जगह पे किसी भी टाइम पे, उसमें डिफरेंट इंडिविजुअल्स होंगे, और वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स होंगे बेटा, उनकी एज ग्रुप जो होगा वो डिफरेंट होगा। इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन परसेंट इंडिविजुअल्स ऑफ ए गिवन एज और एज ग्रुप इज प्लॉटेड फॉर द पॉपुलेशन, द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पैरामिड। कि उसका हम पैरामिड बनाए एज के अनुसार कि कितनी एज परसेंटेज के कितने लोग हैं, वो कहलाता है एज पैरामिड। फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन
द एज pyramid जनरली शो एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल इन ए डायग्राम। मेल फीमेल किसी डायग्राम में प्लॉट कर दिए, वो कहलाता है जी एज pyramid। अब देखिए, अब एज pyramid से क्या क्या चीजें पता चलती हैं, ग्रोथ के बारे में कैसे पता चलता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है, ग्रोथ नहीं कर रही है। पहला पता चलता है इज ग्रोइंग, दूसरा पॉपुलेशन स्टेबल है, ग्रोथ नहीं कर रही है, तीसरा है पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग है, पॉपुलेशन घट रही है। इस डायग्राम से समझते हैं। फर्स्ट डायग्राम जो है वो एक्सपेंडिंग दिखा रहा है कि जो पॉपुलेशन है वो एक्सपेंड कर रही है, ग्रोथ कर रही है। अगर यहाँ पे देखते हैं इस बार को, येलो जो बार है वो दिखा रखा है प्री रिप्रोडक्टिव, जो बच्चे हैं जिनकी एज कम है वो एज ग्रुप है। ये बार अगर आप देखो तो ये इसका एरिया ज्यादा है। दूसरा है रिप्रोडक्टिव एज, जो रिप्रोडक्टिव जो कि नौजवान है। और तीसरी कैटेगरी दिखा रखी है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, जो बूढ़े हैं। तो इस अगर हम पिरामिड में देखते हैं तो नंबर्स की बात अगर करते हैं तो नंबर्स ज्यादा किसका है, बच्चों का, एज कंपेयर टू रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। इसका मतलब है कि जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन एक्सपेंड कर रही है, ग्रोथ कर रही है। सेकंड देखते हैं हम लोग कि पॉपुलेशन स्टेबल है। स्टेबल कैसे है कि जितने नंबर्स यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, ये येलो बार जो दिखा रखा है वो बच्चों का है वो, और दूसरा रिप्रोडक्टिव जो इंडिविजुअल्स हैं वो लगभग बराबर है। मतलब जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल है, वो ना तो बढ़ रही है ना ही कम हो रही है। थर्ड है डिक्लाइनिंग। येलो बार जो है, येलो लाइन जो दिखाई दे रही है वो चिल्ड्रंस को दिखाती है, चिल्ड्रन कितने हैं, बच्चे कितने हैं, या प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के मेंबर्स कितने हैं। वो देखोगे तो वो कम हो रहे हैं, घट रहे हैं। अगर मैं इस तरह से दिखाऊं तो इस तरह से दिखता है कि ये कम होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। तो ये पॉपुलेशन होती है डिक्लाइनिंग फेज में, कि जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन कम होती जा रही है। तो एज पिरामिड से हमें पता चल जाता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है या स्टेबल है, या पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है। क्लियर? पॉपुलेशन साइज क्या होता है या पॉपुलेशन डेंसिटी किसे कहते हैं? इट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम। किसी भी एरिया में या किसी भी वॉल्यूम में कितने इंडिविजुअल्स हैं किसी भी स्पीसीज के, वो उसका पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाता है। तो जो पॉपुलेशन साइज है बेटा वो कम भी हो सकता है, लेस देन 10 साइबेरियन क्रेन इन भरतपुर वेटलैंड्स इन ईयर। ये भरत दिखा रखा है। साइबेरियन क्रेन मतलब एक पॉपुलेशन में 10 मेंबर भी हो सकते हैं या मिलियंस भी हो सकते हैं, जैसा कि क्लैमाइडोमोनास होता है पॉन्ड्स के अंदर। सेकंड पिक्चर है क्लैमाइडोमोनास की, देख रहे हो कितने सारे क्लैमाइडोमोनास की पॉपुलेशन है। तो जो पॉपुलेशन साइज कम भी हो सकता है, जैसे वेटलैंड्स में देखा आपने यहाँ पे, या काफी ज्यादा बड़ा भी हो सकता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, क्या पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए जो नंबर्स होता है वही काउंट किया जाता है या बायोमास भी काउंट किया जाता है? तो देखिए एक एग्जांपल है यहाँ पे कि सपोज कीजिए कोई एरिया है और उस एरिया के अंदर 200 कैरेट ग्रास है, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ग्रास के, पार्थिनियम इसका बॉटनिकल नेम है। 200 हैं कैरेट ग्रास के प्लांट्स और उनके पास ही एक बड़ा ह्यूज बनियान का ट्री है। अगर यहाँ पे मैं डेंसिटी की बात करता हूं तो जो 200 कैरेट ग्रास के पौधे छोटे 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 होंगे, उनकी अगर डेंसिटी जो होगी या बायोमास होगा बहुत ही कम होगा उस ह्यूज बनियान ट्री के सामने, क्योंकि जो बनियान ट्री होगा बहुत बड़ा होगा, उसका बायोमास भी बहुत बड़ा होगा एज कंपेयर टू दिस कैरेट ग्रास ट्रीज। तो बात आती है कि यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी किसमें बेटर मापी जाएगी, नंबर्स में या फिर बायोमास में? तो इन केसेस में बेटा जो बायोमास होता है, बायोमास इज ए बेटर मीनिंगफुल मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी। तो दोनों तरीके हो गए। पहला हमने पढ़ा कि जो नंबर्स होता है कि कितना नंबर है इंडिविजुअल्स का, उसमें भी मापते हैं पॉपुलेशन की डेंसिटी या साइज को। और दूसरा हो गया इसका मेजरमेंट बायोमास, कि पॉपुलेशन कितनी है उसको बायोमास में भी मेजर किया जाता है। पॉपुलेशन ग्रोथ, कि कोई पॉपुलेशन की कैसे ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ को पढ़ने के लिए
हम अलग अलग फैक्टर पढ़ते हैं। पहला है नेटिलिटी, इसे कहते हैं बर्थ रेट, कि कोई पॉपुलेशन है उसमें कितने नए बर्थ हो रहे हैं, वो कहलाता है नेटिलिटी। अगर बर्थ होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि नए इंडिविजुअल पॉपुलेशन में ऐड होंगे और पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज करेगी। दूसरा है मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी कहा जाता है डेथ रेट, कोई पॉपुलेशन है उसमें कितने इंडिविजुअल्स की डेथ हो गई किसी पीरियड के दौरान, वो मोर्टेलिटी कहा जाएगा। अब मोर्टेलिटी होगी, डेथ होगी, तो पॉपुलेशन कम होगी। इममाइग्रेशन, it is the number of individuals of the same species that come into the habitat from elsewhere, कि कहीं बाहर से कोई नए उसी स्पीसीज के एनिमल्स बाहर से आ जाएं उस कॉमन हैबिटेट में, उसे कहा जाता है इममाइग्रेशन। तो बाहर से कुछ नए लोग आ जाएंगे तो क्या होगा, पॉपुलेशन को वो बढ़ा देंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ करेगी। ई माइग्रेशन, ई माइग्रेशन में क्या होता है बच्चों, कि जो इंडिविजुअल्स हैं जिस हैबिटेट में वो रह रहे हैं, वहां से मान लो 10 लोग रह रहे हैं और 2 लोग वहां से परमानेंटली चले जाएं, छोड़ के चले जाएं, उसे कहते हैं ई माइग्रेशन। अगर वो चले जाएंगे तो क्या होगा, जो पॉपुलेशन साइज है वो पॉपुलेशन साइज डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये पिक्चर देख रहे हैं, बर्थ नेटिलिटी, बर्थ हो रहा है तो पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है। इममाइग्रेशन हो रहा है, बाहर से आ रहे हैं तो भी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहे हैं। पर जब डेथ हो जाती है तो पॉपुलेशन रिड्यूस हो जाती है, या ई माइग्रेट चले जाते हैं वहां से तो भी पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाती है। देखिए, नेटिलिटी पॉपुलेशन को इंक्रीज करता है, इममाइग्रेशन पॉपुलेशन को इंक्रीज करता है, जबकि मोर्टेलिटी और ई माइग्रेशन पॉपुलेशन साइज को डिक्रीज कर देता है। तो नेट पॉपुलेशन क्या होगी किसी भी जगह की, मान लो कोई एन पॉपुलेशन थी और टी टाइम के बाद जो पॉपुलेशन समय है टी, उसके बाद पॉपुलेशन कितनी होगी, डेंसिटी क्या होगी पॉपुलेशन का, एन टी प्लस 1 इक्वल टू एन टी जो पॉपुलेशन थी प्लस बी प्लस आई, कितना बर्थ रेट और इमाइग्रेशन था, माइनस डी प्लस में ई, डेथ रेट प्लस में ई माइग्रेशन। अगर बी प्लस आई ज्यादा होगा तो पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज करेगी, और अगर डेथ रेट और ई माइग्रेशन ज्यादा होगा तो बच्चों पॉपुलेशन का जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो हमने देखा कि कौन कौन से फैक्टर्स किसी पॉपुलेशन की ग्रोथ को शो करते हैं और डिपेंड इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी करती है इनके ऊपर। तो बच्चों इस लेक्चर में इतना ही था। बाकी चैप्टर जो बचा हुआ है इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।